नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एग्रीकल्चर के हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा बाकी के जो और आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर के अभी तक हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर अपलोड किए हैं उनका जो सेपरेट प्लेलिस्ट है मैंने उसको बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप सिंपली जाकर जितने भी मैंने अभी तक वीडियोज अपलोड किए हुए हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने एग्रीकल्चर की कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके अलावा हम एमसीक्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें हमने एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है तथा आज हम पार्ट 2 को भी डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनको। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपक फसल का एग्जाम्पल, यानी कि इसमें से कौन सी आपकी उद्दीपक फसल है। तो उद्दीपक फसलों से आशय क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है जिन फसलों के उपयोग से उत्तेजना मिलती है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जिन फसलों के उपयोग से उत्तेजना मिलती है उन्हें हम उद्दीपक फसल कहते हैं। जैसे चाय हो गया, तम्बाकू हो गया, पोस्ता हो गया, कॉफ़ी हो गया। तो ये सभी आपकी उद्दीपक फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका चाय जो है राइट आंसर हो जाएगा। चाय के अलावा तम्बाकू भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, तम्बाकू भी आ जाएगा। तम्बाकू के अलावा आपका कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी के अलावा आपके पोस्ता जो होते हैं, पोस्ता के खेत जो होते हैं, यानी जिनका अफीम और जिनसे बनता है, और ये भी आपके उद्दीपक फसल के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वहीं गेहूं आपका खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। इसके बाद मक्का आपका किस फसल के अंतर्गत आता है, तो मिलेट्स, मिलेट्स के अंतर्गत आपका मक्का आता है। और आपका अरहर जो है आपकी दलहनी फसल होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आपको बताना है कि मक्का, गेहूं, देर से गन्ना, पेड़ी, गेहूं फसल चक्र किस प्रकार का है। 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है या 4 वर्ष का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मक्का, गेहूं, देर से गन्ना, पेड़ी, गेहूं फसल चक्र जो है आपका 3 वर्ष का है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह जो आपका फसल चक्र है यह आपका 3 वर्ष का फसल चक्र है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका जो फसल चक्र होता है, एक आपका फसल चक्र होता है 1 वर्ष का होता है, एक आपका 2 वर्ष का होता है, एक आपका 3 वर्ष का होता है। तो 1 वर्ष का जो आपका फसल चक्र होता है, यानी कि 1 वर्षीय जो आपका फसल चक्र होता है उसमें होता है आपका धान, गेहूं, मूंग होता है। इसके अलावा द्विवर्षीय फसल चक्र में आपका होता है कपास, मटर, परती, गेहूं, ये सभी आपके द्विवर्षीय फसल चक्र हैं। और इसके अलावा आपका 3 वर्षीय जो फसल चक्र होता है उसमें हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी आते हैं। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रिले क्रॉपिंग के लिए संतुष्ट फसल चक्र इसमें से कौन सा, यानी कि इसमें से किस फसल चक्र को रिले क्रॉपिंग के लिए मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आइए जान लेते हैं कि रिले क्रॉपिंग होती क्या है। तो रिले क्रॉपिंग जो है दोस्तों, यह फसल उगाने का एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है जिसमें आगे बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनको पूर्व में खड़ी फसलों में ही बो दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई खड़ी फसल, मान लीजिए धान की कोई फसल है अभी बोई गई है और इसके बाद जैसे धान की फसल काटी जाए कोई अन्य फसल बोई जाएगी, तो आगे जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं उनको जो है जो पूर्व में, यानी कि जो पहले बोई गई फसल उसी के बाद उसी में ही बो दिया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। यानी कि धान की फसल को काटने से पहले ही उसमें कोई अगर अन्य फसल बो दी जाएगी तो उसी को हम कहते हैं क्या, तो उसी को हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। जैसे धान की जो फसल होती है इसको काटने से पूर्व कई बार इसमें बरसीम बो दिया जाता है, तो इसी को हम रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं। तो सिंपल से इसकी मीनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि आगे जो भी बोई जाने वाली फसलें होती हैं उन फसलों को पूर्ववर्ती खड़ी फसलों में ही बो दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, धान की फसल जो बोई गई होती है उसको काटने से पूर्व ही इसमें जो है बरसीम बो दिया जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो यह जो है इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होता है यह बहुफसली कार्यक्रम का यह एग्जाम्पल है। तो इसमें रिले क्रॉपिंग के लिए किस फसल चक्र को मंजूरी दी गई है, तो इसमें जो है हमारा जो IARI है, यानी कि
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI के द्वारा। इसमें से आपका क्या है, तो इसमें से आपका मक्का, तूरिया, गेहूं, मूंग यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला जो है, इसको रिले क्रॉपिंग के लिए मंजूरी दी गई है IARI के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस फसल चक्र में जो है, जो आपका किसान होते हैं, जो हमारे कृषक होते हैं, उनको खाद्यान्न के साथ साथ दाल व तेल की जो आवश्यकता होती है वो साथ में ही पूरी हो जाती है। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें से मक्का, तूरिया, गेहूं, मूंग ये जो है आपका क्या है, तो यह आपका फसल चक्र का एग्जाम्पल है रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत। और आपको बताना है कि जो पहली कृषि संगणना यह कब की गई थी। तो पहली कृषि संगणना यह की गई थी आपका 1970 से लेकर 71 के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970 से लेकर 71 के मध्य जो है पहली कृषि संगणना की गई थी। तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत में कृषि जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसान चैनल की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो किसान चैनल की जो शुरुआत है यह कब की गई थी, तो यह की गई थी 26 मई 2015 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 मई एग्जैक्ट डेट है, वर्ष आपका है 2015। तो 26 मई 2015 को आपकी किसान चैनल की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका नगदी फसल का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो क्या है, इसमें से आपका हो जाएगा कपास। ऑप्शन जो आपका बी इसमें से है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका कपास है यह नगदी फसल का एग्जाम्पल है। कपास के अलावा आपका क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, आलू हो गया। इसके बाद आपका गन्ना हो गया, आलू गन्ना हो गया। इसके बाद आपका तम्बाकू हो गया। तो ये 4 फसलें होती हैं और 4 फसलों के अलावा भी और भी फसलें होती हैं। फिलहाल आप 4 ही याद रखिए, कपास, आलू, गन्ना, तम्बाकू, ये सभी आपके कैश क्रॉप्स यानी कि नगदी फसलों के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो है पंतनगर में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी सन 1965 को की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को FCI यानी कि आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर या उससे अधिक की कृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने मेरा डिटेल्ड वीडियो देखा होगा जो मैंने कृषि के इंपॉर्टेंट टॉपिक का बनाया हुआ है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो जो भारत में कृषि सिंचाई की योजनाएं होती हैं, ये 3 स्तर पर बनाई जाती हैं। एक स्तर आपका होता है बृहद वाला होता है, बृहद आपका सिंचाई योजना। दूसरा आपका होता है मध्यम सिंचाई योजना, दूसरी आपकी मध्यम सिंचाई योजना होती है, और तीसरी आपकी होती है लघु सिंचाई योजना। तो इन तीनों के अंतर्गत जो है भारत में सिंचाई के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो बृहद सिंचाई योजना में क्या होता है, तो बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक, कितना, तो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक की जो है कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई की योजना बनाई जाती है। तो दिए गए प्रश्न में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 या उससे अधिक जो आपकी कृषि सिंचित भूमि होती है उसके लिए सिंचाई की योजना बनाई जाती है। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं आपकी जो मध्यम सिंचाई योजना होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है, 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है।
तो मध्यम में आपका हो जाएगा 2000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के मध्य। इसके बाद आपका जो आपका होता है लघु सिंचाई योजना, तो लघु सिंचाई योजना में आपका होता है 2000 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य सिंचित भूमि और सिंचित क्षेत्रों के लिए जो है आपकी योजना बनाई जाती है। तो 2000 से कम के लिए आपका हो जाएगा लघु में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल वर्ष 2015 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2015 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किससे भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है वह कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। लगभग भारत में जो एरिया है सिंचाई का उसका 61.58% और यह जो सिंचाई है इतनी लगभग आपकी कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, नलकूपों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचाई है भारत के किस राज्य में होती है? तो यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये पैराग्राफ इसको आप देख लीजिएगा एक बार टेबल को, टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस टेबल में सिंचाई के जो भी साधन भारत में मौजूद हैं और उनको एक तरफ सम्मिलित किया गया है और उनके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र भारत में कितने उनको भी बताया गया है और इसके बाद प्रमुख राज्य उनसे संबंधित कौन कौन से उनको मैंने यहाँ पे एक ही टेबल में अरेंज किया हुआ है। तो इसका आप सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुओं एवं नलकूपों के द्वारा भारत में सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा नलकूपों से जो सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई होती है वो होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद नहरों के द्वारा आपका 24.5% जो भारत में सिंचाई का एरिया है वो कवर किया जाता है। इसके बाद तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई आपका होता है तमिलनाडु राज्य में। कितना एरिया तालाब टोटल कवर करते हैं पूरे भारत में सिंचाई का? तो 2.97%। और इसके बाद अन्य जो साधन आते हैं उनके माध्यम से भारत में लगभग जो सिंचित क्षेत्र है 10.91% का वो कवर किया जाता है। तो ये पैराग्राफ आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है? तो भारत में तालाबों के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही जगह, तमिलनाडु राज्य में तालाबों के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ड्रिप इरिगेशन के संबंध में। तो ये कथनों को पढ़ लेते हैं। इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। बिल्कुल सही पहला कथन आपका है। और ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि जो आपके पानी होता है, पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। तो पहला कथन आपका सही हो गया यहाँ पे। दूसरा कथन क्या है, इस विधि के तहत फसल को पानी धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता है। दूसरा कथन भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या है, ड्रिप इरिगेशन पद्धति की जो शुरुआत है यह इजराइल से मानी जाती है। तो तीसरा कथन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि उपयुक्त जो आपके तीनों कथन है ड्रिप इरिगेशन के संबंध में, ड्रिप सिंचाई पद्धति के संबंध में, तीनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है, वाटर मैनेजमेंट से है। तो आपको बताना है कि हरियाली योजना को कब शुरू किया गया था। तो हरियाली योजना को कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2003 में आपकी हरियाली योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वर्ष 2003 में। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति के अंतर्गत जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपकी कौन सी पद्धति है जिसमें आपका जो उर्वरक होता है उसको जल के साथ मिलाकर सिंचाई की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा फर्टिगेशन। आपकी जो सिंचाई की एक विधि है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में क्या होता है
कि फर्टिगेशन में जल के साथ जल और उर्वरकों को एक साथ मिलाकर ही जो है आपका सिंचाई की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस सिंचाई की आधुनिक विधि की खोज जो है इजराइल से ही मानी जाती है। तो अगेन फर्टिगेशन जो विधि है सिंचाई की, इसकी भी खोज इजराइल में ही हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है अटल आपके जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय जो भी आपकी परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी उसका नाम था दामोदर। तो दामोदर घाटी जो परियोजना थी यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना। तो दोस्तों इस तरह से यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज के सेशन का, आज के एमसीक्यूज की सीरीज का। इसका पार्ट 3 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।